बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को। वो कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम को। हमने डिस्कस किया रिमेनिंग 3 ग्लैंड्स को, हमने डिस्कस किया एड्रीनल ग्लैंड को, हमने डिस्कस किया पैंक्रियास को और हमने डिस्कस किया गोनेड्स को। डियर स्टूडेंट्स, एड्रीनल ग्लैंड, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एड्रीनलिन कहते हैं। एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। पैंक्रियास की बात की जाए, वो एक्सोक्राइन के तौर पे भी बिहेव करता है, एंडोक्राइन के तौर पे भी बिहेव करता है। अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें, उसके साथ पैंक्रियाटिक डक्ट मौजूद होती है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, खुराक को हजम करने में मदद देता है। अगर एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें, उसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक को इंसुलिन और दूसरे को ग्लूकागोन कहा जाता है। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेती है और ग्लूकागोन लिवर से निकालकर ब्लड में शामिल करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हार्मोन ऑपोजिट काम करते हैं। अगर एक इंसान के जिस्म में इंसुलिन कम हो जाए तो ब्लड के साथ ग्लूकोज ज्यादा रिलीज होती है, डायबिटीज की कंडीशन डेवलप होती है जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। हमने डिस्कस किया गोनेड्स के बारे में। ये मेल गोनेड्स होते हैं जिन्हें टेस्टिस कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। फीमेल गोनेड्स होते हैं, ओवरीज कहलाते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को। फीडबैक मैकेनिज्म की बात की जाए, ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। फीडबैक का मतलब दरअसल ये लिया जाता है कि किसी से राय लेना। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीकाकार कि जिसके अंदर किसी भी प्रोसेस को उसकी ही आउटपुट से कंट्रोल किया जाता है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछी जा सकती है और आप यूं लिख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ सेम प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का रेगुलेट होना उसकी ही अपनी आउटपुट से, इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म की 2 टाइप्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक नंबर 1, नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? पॉजिटिव फीडबैक की बात की जाए तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब यह है, इफ द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इंक्रीज द सेम प्रोसेस, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या है? इफ द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इनहिबिट और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ दैट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। डियर स्टूडेंट्स, आइए एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अगर हम मिसाल की बात करें, पॉजिटिव फीडबैक की बात की जाए, सकलिंग एक्शन ऑफ मिल्क बाय अ बेबी। एक बच्चा जब मां का दूध पीता है, जितना वो सक करता है उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जितना कम सक करता है उतना कम प्रोड्यूस होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है कि किसी प्रोसेस की आउटपुट से वो प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। बच्चे के सक करने से, दूध को चूसने से उतना ही ज्यादा पैदा होता है, कम चूसने से कम पैदा होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव फीडबैक की बात की जाए तो इसकी मिसाल इंसुलिन है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है तो आपका पैंक्रियास इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करता है और बॉडी का हिस्सा बनाता है, बार बार एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, यहां तक कि सेट पॉइंट से नीचे चली जाती है ब्लड की ग्लूकोज, तो नतीजे के तौर पे इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है। यानी इंसुलिन ने अपना काम किया, उसका काम एक हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया।
ये नेगेटिव फीडबैक है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक की मदद से समझ सकते हैं कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक सेट पॉइंट से नीचे चली गई तो ग्लूकागोन पैदा होना शुरू हो गया और इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक गई। इंसुलिन के काम के ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन का रुक जाना ये नेगेटिव फीडबैक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर्स की बात की जाए, इस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, हमने सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया, हमने सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। इस नर्वस सिस्टम में कुछ खराबियां भी पैदा हो सकती हैं, उन्हें नर्वस डिसऑर्डर्स कहा जाता है। दो तरह की खराबियां हैं जो पैदा हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वेस्कुलर डिसऑर्डर और नंबर 2 फंक्शनल डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर की एग्जांपल की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल पैरालिसिस है, और फंक्शनल डिसऑर्डर की बात की जाए इसकी एग्जांपल एपिलेप्सी है। इन दोनों की फर्दर डिटेल्स क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आगाज करते हैं पैरालिसिस से। पैरालिसिस की बात की जाए, पैरालिसिस को उर्दू में फालिज कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मुतासिरा शख्स के जिस्म का कुछ हिस्सा नाकारा हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता, अपना फंक्शन लूज कर देता है। इसको हम फालिज का अटैक होना या पैरालिसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्तसर सवालात में आप इससे मुतल्लिक लिख सकते हैं, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय द बॉडी और पार्ट ऑफ अ बॉडी। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉजेस की बात की जाए, पैरालिसिस या फालिज की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंफेक्शन हो जाना, ब्लड सप्लाई का डिस्टर्ब हो जाना। नंबर 2 कोई पॉइजन भी इसकी वजह हो सकता है। पॉइजन कहा जाता है जहरीला मवाद। नंबर 3 स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या है? ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना, खून की नाली का फट जाना। वो खून की नाली जो दिमाग तक खून लेके जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक खून लेके जा रही है। इसी तरह क्लॉटिंग, खून का जम जाना, लोथड़े बन जाना, इसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफेक्शन की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है, पॉइजन की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है, ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। जिस्म के जिस हिस्से को खून की सप्लाई रुक जाएगी वो हिस्सा डेड हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा और वो मुर्दा हो जाएगा, और हम ये कहेंगे उसको फालिज का अटैक हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, फालिज का अटैक पूरे जिस्म पे भी आ सकता है। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से यानी ऊपर वाले धड़ पे भी आ सकता है, नीचे वाले धड़ पे भी आ सकता है, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी बाजुओं पे भी आ सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी टांगों और पांवों पे भी आ सकता है। ये फालिज का अटैक है जिसको पैरालिसिस कहते हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर है, ब्लड सप्लाई में खराबी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इसके बाद नंबर 2 एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को मिर्गी भी कहा जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ना। डियर स्टूडेंट्स, ये भी नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, आसाबी निजाम की खराबी है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्तसर सवालात के जवाब में आप यूं लिख सकते हैं, एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज
ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का एबनॉर्मल यानी गैर मामूली तौर पे या एक्सेसिव यानी ज्यादा पैदा होना, डिस्चार्ज होना, ये दरअसल एपिलिप्सी या मिर्गी की वजह बनता है। डियर स्टूडेंट्स, मिर्गी या एपिलिप्सी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। यहां पर ये समझ लीजिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसे कन्वल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दौरे पड़ते हैं और सीजर्स का मतलब होता है झटके लगना। हमारे मुआशरे में जहां तोहम परस्ती पाई जाती है, जहां कमजोर अकायद पाए जाते हैं, बाज़-औक़ात ये समझा जाता है कि इस बीमारी की वजह भूत या प्रेत हैं या उनका साया है या जादू के असरात हैं। लेकिन ये एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें दरअसल एबनॉर्मल या एक्सेसिव अमाउंट में नर्व इंपल्स डिस्चार्ज होती है। कॉजेस की बात की जाए, अगर ये छोटी उम्र में हो तो इसकी वजह जेनेटिक भी हो सकती है, यानी ये इनहेरिटेंस के जरिए भी मुंतकिल हो सकती है, म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर ये बीमारी बड़ी उम्र में होती है, ओल्डर एज में, तो इसकी वजह ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, दिमाग की रसोली, हेड ट्राउमा, सर को लगने वाली शदीद किस्म की चोट भी हो सकती है। इसी तरह CNS इन्फेक्शन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पैदा होने वाला कोई इन्फेक्शन भी इसकी वजह बन सकता है। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट की बात की जाए, इस बीमारी का कोई मालूम इलाज तो नहीं है, अलबत्ता ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें एंटी कन्वलिएंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है और ये झटकों की शिद्दत को कम कर देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात जहन में रखिएगा, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है, अगर कोई मिर्गी का मरीज है और उसको दौरा पड़ता है, झटके लगते हैं, उस दौरान में उसके मुंह में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में वो अपनी ही जुबान को अपने ही दांतों से चुबा सकता है और सीवियर किस्म की इंजरी का बायस बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नर्वस डिसऑर्डर को डिस्कस किया, आसाबी निजाम की खराबियों को डिस्कस किया, हमने मिर्गी को डिस्कस किया और हमने फालिज को डिस्कस किया। मिर्गी को एपिलिप्सी कहा जाता है, फालिज को पैरालिसिस कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है इनकी वजूहात के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है ट्रीटमेंट के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है कन्वलियन के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है वेस्कुलर और फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, नेगेटिव फीडबैक के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है नर्वस डिसऑर्डर पे, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है फीडबैक मैकेनिज्म पे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।